मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की हम वीडियो क्लास में एमए प्रथम सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में डिस्कशन करेंगे। आज के अध्ययन के टॉपिक में जो है अध्ययन के स्रोत के संबंध में, सोर्स ऑफ स्टडी के संबंध में हम और इसकी मुख्य जो है मान्यताएं क्या हैं, मेंटेनेंस क्या हैं, उन संबंधों में जो है डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इसके पूर्व वीडियो क्लास में जब हम क्लास में डिस्कशन किया गया था तो इसके मॉडर्न इंडियन थिंकर के कंसेप्ट के संबंध में डिस्कशन किया गया था कि आखिरकार जितने भी हमारे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक थिंकर हैं वो सभी मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और सभी एक तरह से जो है कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। सभी समकालीन थे, सभी में इतनी एकरूपता और समानता होने के बाद भी इनके विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके संबंध में हमने उसमें डिस्कशन भी किया था कि इस परिवर्तन का, इस चेंजिंग का रीजन क्या है। यदि हम उसके रीजन पर जाते हैं तो हमें कंक्लूजन के रूप में यह प्राप्त होता है कि इसके इन सभी थिंकरों की पृष्ठभूमि जो है, जो बैकग्राउंड है, अलग अलग परिवेश से आ रहे हैं, जिनके उनका मुख्य कारण जो है इनके इन्वायरमेंट और क्लाइमेट का है। प्रत्येक थिंकर के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की चेंजिंग होने की वजह से ही इनके विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम ये दृष्टिगत रखते हैं कि उनके विचारों में परिवर्तन तो मिलता है। अब इन सभी विचारकों ने अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में या अपने आइडियोलॉजी में किन किन तत्वों को, किन किन मूल्यों को समाहित किया और अपने चिंतन का विषय में आधार किसको बनाया, किनको मेन टारगेट करके अपने विचारों को प्रतिपादित किया। तो उनके अध्ययन के स्रोत के रूप में हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक थिंकर, प्रत्येक विचारक किसी न किसी आधारभूत ग्रंथों को लेकर के अपने विचारों का प्रतिपादन किया। हो सकता है कुछ भारतीय राजनीतिक विचारक वेस्टर्न थॉट से प्रभावित रहे हों, कुछ ग्रीक विचार थिंकरों से प्रभावित रहे, इफेक्टेड रहे हों, या विश्व के किसी भी यदि लिटरेचर की बात करें तो किसी लिटरेचर को अध्ययन करने के बाद यदि उनके विचारों में ऐसे चेंजिंग आई होगी तो अवश्य उसका दृष्टि जो है विचारों का प्रतिपादन करते समय अपने उनका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहा होगा। तो आज हम यदि बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में जो है, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में जो आपके विषय वस्तु में है, जो मॉडर्न थिंकर हैं, इन्होंने अपने अध्ययन का जो है क्या आधार बनाया। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर में यदि हम बात करें जो है तो प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं और उनसे जुड़े हुए चिंतन के लिए यदि हम गहराई से दृष्टि डालें तो इसमें जो है मुख्य रूप से वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं। तो महाकाव्य में दो महाकाव्य हैं, महाभारत जिनकी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है और रामायण जिनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। स्मृतियाँ हैं, बौद्ध साहित्य हैं, जैन साहित्य है, कौटिल्यकार शास्त्र है, कामंदक का नीति शास्त्र है, शुक्र का शुक्र नीति है, तथा कुछ साहित्यिक कृतियां ऐसी हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अर्थात इन सभी के बारे में हम अब
पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन कर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इनमें अब किन किन ग्रंथों से किन किन चीज़ों की प्रधानता रही है, उनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब इन्हीं के आधार पर ही जो है हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने जो है अपना आधार बनाया। चिंतन का मुख्य आधार भारतीय राजनीतिक विचारकों की यदि हम बात करें तो चिंतन का मुख्य आधार यही सब थे, क्योंकि इनमें यह देखा गया कि उस प्राचीन काल की शासन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो यदि प्राचीन ग्रंथों का हम अध्ययन नहीं करेंगे तो निस्संदेह हम उन चीज़ों से परिचित नहीं हो सकते हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद की यदि हम बात करें तो ये जो वेदों की बात करें तो हमारे प्राचीन चार जो है प्राचीन जो है वेद हैं, जिनमें से मुख्य रूप से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सामवेद संगीत से संबंधित विद्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित यज्ञोपवीत या कर्म कांड जो होते हैं इनसे संबंधित इसमें व्याख्या की गई है या वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद ये जादू टोना ये अन्य जो है कर्म उससे जो है उनका उल्लेख किया गया है। तो क्योंकि जब राजा को राजकाज की शासन व्यवस्था से जब वेद कहते जब निपुण होना चाहिए तो उनमें लास्ट वाले जो है वेद को छोड़ करके 3 की निपुणता की बात की गई है, क्योंकि जो चौथे के रूप में जो अथर्ववेद है तो उसका अध्ययन करने के लिए किसी भी उसमें जो है राजशिल्प में उल्लेख नहीं मिलता। पहले 3 मिलेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, क्योंकि अंतिम वेदों का जो है क्योंकि राजा को जो है प्राचीन धर्मशास्त्रों का अध्ययन ज्ञान होना चाहिए, संगीत और वहाँ की उस संस्कृत और समृद्धि की उन्नत की बारे में जानकारी होनी चाहिए, कर्मकांड यज्ञोपवीत पूजा पाठ करना जो है आना चाहिए। लेकिन यदि चौथे वेद का वो अध्ययन कर लेगा तो इन सभी को भूल करके वो अंधविश्वास में डूब जाएगा। तो अर्थात हमारी अपने चिंतन की बात करें तो हमारा चिंतन तब भी कितना साइंटिफिक और लॉजिकल था, वैज्ञानिक और तार्किक था, क्योंकि हमारे मनीषियों ने जो है इतना भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने वैज्ञानिकता और तार्किक दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो यदि हम 4 वेदों की बात करते हैं तो प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ माने जाते हैं। इनके अंतर्गत इन सभी में विभिन्न तरह से अगर देखा जाए तो रेफरेंस लिया जाए तो राज्य एवं शासन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार का उसमें शासन व्यवस्था रही। शासन के स्वरूप के बारे में कि शासन का स्वरूप क्या है, मोनार्की है, ओलिगार्की है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किस प्रकार के शासन व्यवस्था की वहाँ स्थित थी। राजा की क्या शक्तियां थी, राजा के पार्किंग के पावर क्या थे, क्या जो है उसके अधिकार थे, कितनी कितनी शक्तियां उसको दी गई तब, क्योंकि राजतंत्री शासन व्यवस्था में शक्ति का क्या था, केंद्रीकरण था। और केंद्रीकरण का आशय है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, अर्थात सरकार के 3 अंगों में से सभी अंगों की शक्तियां किसके पास थी, कार्यपालिका, जो आज हम कार्यपालिका के रूप में कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटते हैं। और ये सरकार की भागों की बात करें तो सरकार को मुख्यतः 3 भागों में बांट, लेजिस्लेटिव पार्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका और न्यायपालिका, अर्थात सरकार के तीनों क्या हैं, अंगत्व पार्ट हैं। तो उस समय शक्तियों का राजा के पास केंद्रीकरण होता था क्योंकि राजतंत्री शासन व्यवस्था थी। राजा और मंत्री, उसमें राजा और मंत्री का भी उल्लेख मिलता है।
राजा और प्रजा के बीच संबंधों का उल्लेख मिलता है कि राजा और प्रजा के बीच किस प्रकार के संबंध हो गए, क्योंकि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो मिलता है, अर्थशास्त्र वगैरह मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है कि राजा और प्रजा के बीच जो है पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों की देखरेख और समृद्धि के लिए हर प्रकार से उन्नति के रास्ता देखता सोचता है, उनके लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपने प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए हर प्रकार से उसके उन्नति का मार्ग खोजना चाहिए। इसीलिए राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र के संबंध की बात थी जो है, वहाँ सिर्फ एक दूसरे अपने एक कर्तव्यों की बात थी, ड्यूटीज की बात थी, कोई राइट की बात नहीं थी, क्योंकि प्रजा राजतंत्री शासन व्यवस्था में मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इन सभी का वहाँ विस्तृत वर्णन वहाँ मिलता है। वस्तु अगर हम बात करते हैं तो सारे वेद प्राचीन भारतीय जीवन के बारे में क्या करते हैं, इनसे एक तरह से ये भी हम विश्वसनीयता हम लोगों के पास है कि जितने भी सारे हमारे प्राचीन वेद हैं, इनके भारतीय जीवन और जीवन पद्धति के बारे में यदि कहीं से देखते हैं तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वहाँ इनका वर्णन किया गया है और बहुत ही विश्वसनीय जानकारी हमें वहाँ से उपलब्ध होती है। मंत्र और वैदिक मंत्रों और संहिताओं की यदि बात करें जो है, तो वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाओं के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। तो इनमें ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में वेदों की ही तरह ब्राह्मण ग्रंथों में भी राजनीतिक चिंतन के कुछ संकेत हमको मिलते हैं। यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो जिस प्रकार से हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है, उसी प्रकार से मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण और जो है ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत भी राजनीतिक चिंतन के कुछ बिंदु वहाँ उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है पुराण महाकाव्य और स्मृतियों की। इनमें किन किन जो है चीजों का अध्ययन करने के लिए प्राथमिकता दी गई है या उनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो पुराणों में साधारणतः देवी देवताओं और जो है विष्णु के अवतारों की कथाओं का रोचक वर्णन किया गया। अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो उसमें देवी है देवताओं के और विष्णु के जो है कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब विशेष रूप से धार्मिक श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। एक धार्मिक श्रद्धा के बाद जो है एक श्रद्धा मतलब किसी के प्रति आस्था प्रकट करना जो है। परंतु कुछ पुराण में, इन पुराणों में धार्मिक देवी देवताओं और विष्णु की कथाओं के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक वर्णन भी वहाँ उपलब्ध होते हैं। जैसे नंद वंश का भी वर्णन मिलता है और नंद वंश के साथ साथ जो है मौर्य वंश और गुप्त वंश के भी वर्णन वहाँ उपलब्ध हैं जो है। उनके भी ऐतिहासिक चरित्र वृत्तांतों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें भी जो है अनेक प्रकार के राजनीतिक विचार जो है प्रस्तुत किए गए हैं। महाकाव्यों की यदि परंपरा की बात की जाए महाकाव्यों में, तो रामायण में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, जिनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। और दूसरे महाकाव्य की यदि हम बात करते हैं तो दूसरे महाकाव्य महाभारत की, तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में जो है एक राज सत्ता या राज सिंहासन के अधिकार के लिए पारिवारिक विवाद, कौरव और पांडवों के परस्पर विवाद और उनके विनाशकारी युद्ध का भव्य विवरण दिया गया है, जिसमें से इसके उस महाकाव्य में कौरव और पांडवों के पारिवारिक कलह और विनाश का वर्णन तो किया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ योगी राग भगवान श्री कृष्ण का भी जो है भूमिका का वर्णन किया गया है। क्योंकि योगी राज भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने ही पारिवारिक जनों के बीच युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो वहां पर योगी राज भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार
किया था। उन्होंने उनको कर्तव्य बोध दिलाया और उनको मनुष्य के कर्तव्य बोध को दिलाते हुए उनको बताया कि युद्ध करना तुम्हारे लिए यही तुम्हारा सबसे प्रथम और पहला धर्म और कर्तव्य है। धर्म का आशय वहाँ कर्तव्य से लिया जाता है, क्योंकि यदि धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म संस्कृत भाषा के ध्रा धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका आशय होता है धारण करना। अब इसमें धारण क्या करना है? स्व कर्तव्य पालन। आपका कर्तव्य क्या है? आप अपने कर्तव्यों का स्वतः पालन करिए। स्व कर्तव्य पालन, नैतिकता, सामाजिक न्याय। नैतिकता धर्म के प्रति अगर आस्था रखते हैं तो स्वतः आपके अंदर नैतिक गुणों का विकास धीरे धीरे होने लगेगा। और स्व कर्तव्य पालन हो गया, नैतिकता हो गई, सामाजिक न्याय हो गया, और इस प्रकार से अन्य चीजों का जो है इनका क्या है, समावेश हो जाता है। तो धर्म के एक वर्ण के उल्लेख से उसके अंदर कई चीजों का वर्णन मिल जाता है। अगर जो सामाजिक न्याय की पूर्ति हो जाएगी तो स्वतः वो जो है क्या होगा, समाज जो है न्यायुक्त हो जाएगा, वहां न्याय की उपलब्धता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में उनके कर्तव्यों का याद दिलाते हुए उनको बताया कि ये आपका पहला और प्रथम कर्तव्य है कि युद्ध के लिए आप तैयार हो जाइए। वैसे भी रामायण और महाभारत दोनों की जगह अगर देखा जाए तो राजनीतिक विचार वहाँ मिलते हैं, परंतु यदि महाभारत के शांति पर्व की बात करते हैं तो यह एक तरह से बेजोड़ है, क्योंकि महाभारत के शांति पर्व में महाभारत के युद्ध संपन्न होने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास राजधर्म के कर्तव्यों की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उसी अध्याय का उल्लेख जो है शांति पर्व के रूप में किया गया है। और भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बताया कि सामान्य दिनों में किस प्रकार से आप अपने शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, लेकिन यदि कहीं पर संकट आता है तो संकट के समय आप अपने सभी परिस्थितियों का जो है परिवर्तन करते हुए उन तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने नैतिक और अनैतिक गुणों की ओर ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि यदि संकट के समय में कोई अपराधी का आपको वध भी करना पड़े तो वहां आपको सोचना नहीं है, क्योंकि संकट के समय अगर किसी की जो है हत्या भी करते हैं जो है राजा लोग, अर्थात कहने का जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, अराजकता पूर्ण होते हैं व्यक्ति, यदि उनको बार बार चेतावनी के बाद यदि उनको जो है अपने बीच आचरण और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसे लोगों को यदि ऐसा जो है उनको मृत्युदंड या जो है उनका वध भी करना पड़े तो ये न्यायोचित ही इसको ठहराया जाएगा। अर्थात उसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था का उल्लेख जान सकते हैं कि एक प्रकार से सामान्यकालीन शासन व्यवस्था और दूसरी संकटकालीन शासन व्यवस्था। तो हमें यदि संकटकालीन आज भी अगर कंपैरिजन देखा जाए तो भारतीय संविधान में भी दो ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। वैसे यदि सामान्य शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय संविधान संघात्मक रूप से दिखाई देता है, और वही संविधान जब संकट, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, तो ये 352 के अंतर्गत जब लगा दिया जाता है, 352 के अंतर्गत दो प्रकार से संकट का जो है उल्लेख किया गया है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण और दूसरा सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति की कारण। तो यदि इन किन्हीं के कारण यदि सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाहरी आक्रमण 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो क्या होता है, वहाँ जो है संघात्मक व्यवस्था जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं तो वो एकात्मक की ओर झुकाव हो जाता है। ऐसी स्थितियों में यदि हम प्राचीन काल के ग्रंथों से बात करते हैं तो यदि हम प्राचीन धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो महाभारत का युद्ध लगभग 6वीं शताब्दी में हुआ था
और 6वीं शताब्दी की कही हुई आज बात एक 21 सेंचुरी में भी उतनी ही रिलेवेंस बनी हुई है। तो यदि हमारे धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिकता और लॉजिकल की बात करें कि हमारे कितने जो है पुराण और धर्म ग्रंथ या जितने भी हम अभी उल्लेख किए वो कितने वैज्ञानिक और तार्किक थे, कितना दूरदृष्टि उनमें थी कि प्राचीन काल की कही हुई वो उक्तियां, उनके इस कहे हुए स्टेटमेंट यदि हम 21वीं शताब्दी में जो है उसकी प्रासंगिकता की जो है एनालिसिस करते हैं तो जितने प्रासंगिक तब थे उससे कहीं प्रासंगिक आज भी रिलेवेंस बने हुए हैं। स्मृतियों की यदि हम बात करते हैं तो धार्मिक ग्रंथ, स्मृतियां भी मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ हैं। इसमें से धार्मिक ग्रंथ है तो इसमें यदि स्मृतियों की बात करें तो जो मनुस्मृत है इसी को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। वैगस्त्य मनु द्वारा रचित पुस्तक का नाम मनुस्मृति अथवा मानव शास्त्र या धर्मशास्त्र के नाम से जानी जाती है। इन पुस्तकों को मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, किसी भी पुस्तक को पढ़िए, किसी भी उसको शब्द या वर्ड टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, स्टडी करिए या अध्ययन करिए तो उसमें से मुख्य चीज़ें आप ये जरूर याद रखिए कि उनको किन किन अन्य नामों से उनके सिनोनिमस वर्ड कितने हो सकते हैं। क्योंकि यदि हमें एक कन्फर्म है तो दूसरा भी एग्जाम में पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, अर्थात उसकी मूल उत्पत्ति को हमें समझना होगा। जब तक हम उसके मूल उत्पत्ति को नहीं समझेंगे तब तक उसके किसी भी जो है सार तत्व को समझने में हमें क्या होगी, समस्या उत्पन्न होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो है। तो जो मनुस्मृत है उसका स्थान अन्यतम है। भले वर्ण व्यवस्था के उल्लेख की वजह से आज भी, जब पहले भी विवादित थी और आज भी उतना ही विवादित बनी हुई है मनुस्मृत, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को आज के सोशल वेरिएशन में या सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं तो ये कुछ जो है वर्णों को जो है एक तरह से विशेषाधिकार उपलब्ध करवाता है। तो ये हो आज अवश्य निसंदेह आज विवाद का कारण है, लेकिन इसका महत्व तो आप कम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय जिस परिस्थितियों में ये लिखी गई थी, जिस समय और जिस परिस्थितियों में लिखी गई है पुस्तक, उस समय का समाज ऐसा नहीं रहा होगा। जब नहीं रहा होगा तो ये पुस्तक अपने समय में उपयोगी अवश्य रही होगी। और मुख्य रूप से यदि बात करें तो ये राज व्यवस्था के संबंध में सबसे प्राचीन और पहली यदि पुस्तक हम इसको स्वीकार करते हैं तो कितना भी बुरा हो, लेकिन सामाजिक राज्य काज की व्यवस्था के लिए, राज्य के शक्ति और कार्यों के लिए, राजा की उत्पत्ति के लिए, शासन कला की उत्पत्ति के लिए या अन्य किसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो ये अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसी भी रूप में सही, कभी कभी बुरा को भी अच्छा स्वीकार करना पड़ता है, तो कितना भी बुरी हो, लेकिन उस समय इसने एक प्रकार से व्यवस्थित शासन पद्धति की क्या किए, नींव रखी। क्योंकि यहाँ जन सामान्य में जब अराजकता फैल गई थी, उसमें उस समय किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार का राजा होना चाहिए, राज्य का गठन कैसे होना चाहिए और राज्य और व्यक्तियों के बीच क्या संबंध होने चाहिए, यदि इस पुस्तक के माध्यम से उन चीज़ों का यदि हमें उल्लेख मिलता है तो निस्संदेह कितनी भी आज ये बुरी हो, लेकिन उसने हमें एक रास्ता अवश्य दिखाया है। और यदि उसने एक रास्ता अवश्य दिखाया है तो वो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जब लिखी गई होगी पुस्तक तो अवश्य उस समय की परिस्थितियां उसके अनुकूल रही होंगी। भाई उसकी प्रासंगिकता, समय और परिस्थितियां बदलती गईं, उसकी व्यवहारिकता में परिवर्तन आता गया। तो कोई आज बुरी हो सकती, वो कल भी बुरी होगी, ये आवश्यकता, ये वो तो परिस्थितियों का निर्धारण करती हैं कि उस समय की क्या व्यवस्था है। इस आधार पर हम बात करते हैं तो मनुस्मृत के साथ साथ अन्य स्मृतियां भी हैं, जिसमें से विष्णु स्मृत, याज्ञवल्क स्मृत, बृहस्पति स्मृत, इसमें से सभी में से राजनीति की चीजों का वर्णन किया गया है और राजनीति को अन्य अन्य पुस्तकों में, अन्य अन्य ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना गया है।
जहाँ कहीं पर दंडनीति का भी वर्णन आए वर्ण का, तो दंडनीति का आशय भी राजनीति से ही है, राज विद्या भी राजनीति से है, और राजधर्म के सिद्धांतों पर यदि प्रकाश डाला जाए तो वो भी राजनीति से ही संबंधित है। इस प्रकार से उपनिषदों में भी राजनीति को जो है छात्र विद्या की संज्ञा दी गई है, अर्थात राजनीति को जो आज का हम राजनीति पढ़ते हैं सभी का परिवर्तित और बदलता हुआ नेचर है, उसका स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, जो आज हम राजनीति के रूप में इसकी पहचान कर रहे हैं। यदि हम स्मृति ग्रंथों का तुलनात्मक जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तो तब तक इनकी सही चीजों की मतांतर को जो है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हम जो है प्राचीन भारत में किस प्रकार से मतांतर फैले हुए हैं, किस प्रकार के मत थे और किस प्रकार के मत जो है उनको अभिव्यक्ति की जो है प्रोत्साहन दिया गया है, इसके लिए हम यदि बात करते हैं तो इनके उदाहरण के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति की अनेक मान्यताएं मनु स्मृति की मान्यताओं से भिन्न है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो है जिस पुस्तक का रचना किया तो उस पुस्तक का नाम ही याज्ञवल्क्य स्मृति है, पुरानी चीजों को याद करना। और उसमें यदि हम बात करते हैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी बहुत सारे ऐसे विचार दिए जो मनु स्मृति से उससे भिन्न है, और ये संभवतः मनु स्मृति से अधिक प्रगतिशील और समृद्ध है। और हम अन्य धर्म ग्रंथों की बात करें, जो है अन्य लिटरेचर की बात करें, अदर लिटरेचर्स की बात करते हैं, तो बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर भी जो है इनमें भी बौद्ध राजकार्यकारों का वर्णन किया गया है। जैन बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जब बौद्ध साहित्य की बात करते हैं हम लोग, तो महात्मा गौतम बुद्ध का नाम स्वतः स्मरण जो है हो जाता है। उनके उपदेशों को, बुद्ध के उपदेशों को 3 प्रसिद्ध ग्रंथों में समेट दिया गया, सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जो है त्रिपिटक त्रिपिटक के रूप में इनको जानते हैं। इसके अलावा धीय निकाय और जातक कथाओं का भी जो है सामाजिक जीवन का रोचक चित्रण मिला है। जातक कथाओं के माध्यम से, जैसे जातक कथाएं आप देखेंगे तो अजंता का जो है, अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं में जनजीवन से संबंधित उनके जो है एक छोटी छोटी कहानियों के रूप में उनका वर्णन या उल्लेख किया गया है। इधर हम जो है उनमें भी जो है सामाजिक जीवन का रोचक चित्रण किया गया है। इन दोनों उसमें जातक कथाओं में सामाजिक जीवन का मतलब एक तरह से अच्छा उसको चित्रण किया गया है, और इन सब ग्रंथों में जगह जगह पर राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। इसी प्रकार जैन साहित्य में, जैन लिटरेचर की हम बात यदि करते हैं तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से आचार्य हेमचंद्र और वशिष्ठ पर्वन तथा बाहुभद्र के अंतर्गत मौर्यकालीन और उससे कुछ पहले के समय से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक सामग्री का जो है समावेश हुआ है। अर्थात इनके जैन ग्रंथों में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था और मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के पूर्व के कुछ राजवंशों के ऐतिहासिक चरित्रों का उल्लेख जो है किया गया है कि वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, वहां पर कैसे राजकाज के काम किए जाते थे, राजा के किस तरह के काम थे, राजा अपने प्रजा के किस रूप में व्यवहार करते थे, कैसे व्यवहार करते थे। तो राजा के कर्तव्य तथा राज व्यवस्था से जुड़े हुए अनेक प्रश्नों के उत्तर रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। अब इनके अतिरिक्त जो है हम अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र का भी अध्ययन करेंगे कि हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में अध्ययन के जो मुख्य स्रोत थे, तो ये सब स्रोतों के संबंध में, स्टडी ऑफ सोर्स के संबंध में जो है हमने जो है डिस्कशन तो किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें भी हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनका भी हम अध्ययन
देखें करेंगे। तो उनमें से यदि हम उनके वर्णन देखते हैं तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौमंदक का नीतिशास्त्र और शुक्र नीति पहले ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें मुख्यतः राजनीति से जुड़ी हुई समस्याओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। अर्थात इन तीनों महर्षियों ने, ऋषियों ने, एक तरह से राजनीतिक चिंतकों ने जिस प्रकार से अपने पुस्तकों की रचना किया, अपने समय के तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तत्कालीन शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए, इन्होंने अपने पुस्तकों में जो है एक प्रकार से ऐतिहासिक चीजों का व्यवहारिक वर्णन किया है। क्योंकि कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब मंत्री थे, तो ये जब युद्ध की कहीं लड़ने के लिए जाते थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौटिल्य खुद वहां प्रस्तुत होते थे और उसमें सारी नीतियां कौटिल्य की होती थी, किस प्रकार से युद्ध करना है और किस प्रकार से युद्ध में जो है एक सेनापति को नीतियों का संचालन करना है। क्योंकि राजा ही सर्वोच्च पदेन सेनापति होता था तीनों सब सेनाओं का, उसके अंतर्गत अन्य जो है सेना, उसके सब कमांडर्स जो होते थे, अधीनस्थ जो है उसके सेनापति जो होते थे, उनको किन मोर्चों में किस तरह से युद्ध करना है और इसके अतिरिक्त कितनी सेना को मतलब अतिरिक्त बटालियन के रिजर्व करके रखना है जो है सोल्जरों को, जो है कि यदि कहीं किसी जो है किसी कंपनी या किसी गुट को, सैनिक गुट को जो है सहायता की आवश्यकता है, टोली को जो है, तो किस प्रकार से उसको सहायता उपलब्ध करवाई जाए। जैसे कवरेज फायरिंग आज करते, मूवी में आप लोग देखते हैं ना, जब कोई हीरो किसी को जो है करता है तो जब कभी शूटिंग इस तरह की होती है तो वहाँ कवरेज फायरिंग दी जाती है, अर्थात उसको जो है सुरक्षात्मक प्रोटेक्शन दे करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो हम मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो कहीं कहीं इससे पहले जितने भी ग्रंथ हमने डिस्कशन किया उनमें कहीं कहीं प्रसंगवश अर्थात किसी की हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान ही ऐसे कोई बिंदु आ जाए जिसके बारे में उनकी हम चर्चा कर लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से कभी उसकी चर्चा करने का पहले से कोई जो है डिसाइडेड कोई प्लान नहीं था। अर्थात उसका ऐसा प्रसंग आया तो उसी में थोड़ा सा हमने वहां डिस्कशन कर लिया। लेकिन यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो राजशास्त्र से जुड़े ग्रंथों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या है, अनन्यतम स्थान है, अद्वितीय स्थान है। क्यों? क्योंकि हमने आप इससे पहले ही बताया कि उस चंद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के समय युद्ध भूमि में जब युद्ध लड़े जाते थे तो कौटिल्य खुद जा करके